कक्षा 11 भूगोल अध्याय 12 विश्व की जलवायु। तो विश्व की जलवायु का अध्ययन हम लोग आज इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे कि पूरे विश्व पर किन किन जलवायुओं का कहाँ कहाँ वितरण है और साथ में हम जलवायु का कोपेन महोदय द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसका वर्णन करेंगे या उसका अध्ययन करेंगे और उसका विश्वव्यापी वितरण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम विश्व की जलवायु पर एक नज़र डालते हैं। जलवायु और उसका वर्गीकरण किसी स्थान के वायुमंडलीय दाब, तापमान, आर्द्रता, वायु दाब, मेघ, वर्षा, पवन प्रवाह, पवन की दिशा आदि के औसत दशा को जलवायु तथा मौसम के तत्व कहते हैं। यानी किसी स्थान के वायुमंडलीय दाब, तापमान, आर्द्रता, वायु दाब, मेघ, वर्षा, पवन प्रवाह, पवन की दिशा और ओस आदि दशाओं को जलवायु तथा मौसम के तत्व कहते हैं। कहने का मतलब मौसम के ये विभिन्न तत्व हैं जिन सब को मिला करके जलवायु और मौसम बनते हैं। अब देखिए कि मौसम और जलवायु क्या है। तो फ्रेंच और टिवार्था ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स जियोग्राफी में मौसम और जलवायु के अंतर को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार थोड़े समय के लिए किसी स्थान की वायुमंडलीय अवस्थाओं जैसे तापमान, वायु दाब, आर्द्रता, वर्षा एवं हवाओं के कुल योग को मौसम कहा जाता है। यह मौसम निरंतर व प्रतिदिन परिवर्तनशील रहता है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो मौसम होता है वो थोड़े समय के लिए जो वायुमंडलीय अवस्थाएं होती हैं उन सभी का योग होता है जो निरंतर और प्रतिदिन बदलता रहता है। इन बदलती हुई मौसम की अवस्थाओं के औसत दशा को जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। वर्ष भर के मौसम की अलग अलग अवस्थाओं के औसत निकालने और वर्ष के औसत से जलवायु का पता चलता है। एक लंबे समय तक मौसम के तत्वों का अध्ययन जलवायु के अंतर्गत किया जाता है। ये भी आप जलवायु भी समझ गए होंगे कि जलवायु क्या है। मौसम का वर्ष भर के मौसम का जो वर्ष भर ये जलवायु के अंतर्गत मौसम का जो वर्ष भर का औसत होता है। यूँ कहिए कि जो मौसमी दशाएं हैं दिन प्रतिदिन का या महीने का, इस तरह पूरे वर्ष का एक औसत निकाला जाता है और उस औसत को ही जलवायु कहा जाता है। अगर संक्षिप्त में समझना चाहें तो मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय अवस्थाओं या दशाओं
का योग है, जबकि जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं अवस्थाओं का औसत होता है। मॉकहाउस ने भी मौसम और जलवायु के अंतर को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है। जलवायु वस्तुतः किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के वर्णन को सम्मिलित करती है। कहने का मतलब जो हमने अभी बताया है, मॉकहाउस का भी वही कहना है। अब देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। किसी देश, किसी स्थान, किसी प्रदेश की जलवायु किन किन तत्वों से प्रभावित होती हैं, या किन किन कारकों के से प्रभावित होती हैं, या किन किन फैक्टरों से प्रभावित होती हैं, उसका अध्ययन इस हेडिंग के अंतर्गत करेंगे। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो पहला कारक है वो अक्षांश है, लैटिट्यूड। धरातल पर ताप का वितरण अक्षांश के अनुसार होता है। इसको हमने या तो पिछली कक्षाओं में पढ़ाया होगा, या इस वर्ष किसी वीडियो में क्या वो तापमान का वितरण में आपको ये बताया गया होगा, या सूर्य तप वाले चैप्टर में ये पढ़ाया गया होगा कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पूरे ग्लोब पर सीधी या एक जैसी नहीं पड़ती हैं। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में लंबवत पड़ती हैं, परंतु दोनों गोलार्धों में ध्रुवों की तरफ जाने पर ये क्रमशः तिरछी होती चली जाती हैं, और ध्रुव पर तो समानांतर होकर के सीधे निकल जाती हैं। इसलिए ध्रुवों पर 6-6 महीने तक सूर्य की किरणों के दर्शन नहीं होते हैं। तो ये अक्षांश भी जलवायु को प्रभावित करता है। धरातल पर ताप का वितरण अक्षांश के अनुसार होता है। पृथ्वी पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा सूर्य की किरणों के कोण पर निर्भर करता है। सूर्य ताप की मात्रा किरणों के अनुसार बदलती रहती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, अतः इन क्षेत्रों में तापमान अधिक रहते हैं तथा ध्रुवों की ओर किरणें तिरछी होती जाती हैं। अतः किरणों को धरातल तक पहुंचने के लिए वायुमंडल के अधिक भाग को पार करना पड़ता है। तो अब देखिए, समुद्र तल से ऊंचाई, हाइट एबव सी लेवल। अब इसके अंतर्गत देखिए, इस कारक के अंतर्गत हमें धरातल का समुद्र तल से कितना ऊंचा है ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई जलवायु को प्रभावित करती है। धरातल से अधिक ऊंचे भाग तापमान और वर्षा को प्रभावित करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है। तो आप रुद्धोष्म ताप ह्रास पढ़े होंगे, सामान्य ताप ह्रास पढ़े होंगे सूर्य तप वाले चैप्टर में। तो उसमें देखे होंगे कि ऊंचाई के साथ साथ जो है तापमान का ह्रास होता है या तापमान कम होता है।
समुद्र तल से ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वायु हल्की होती जाती है। ऊपर की वायु के दाब के कारण नीचे की वायु ऊपर की वायु से अधिक घनी होती है तथा धरातल के निकट की वायु का ताप ऊपर की वायु के ताप से अधिक रहता है। अतः जो स्थान समुद्र तल से जितना ऊंचा होगा वह उतना ही ठंडा होगा। इसी कारण अधिक ऊंचाई के पर्वतीय भागों में सदा हिम जमा रहती है। तो इसके अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है कि समुद्र तल से जितनी ऊंचाई बढ़ेगी ताप उतना कम होता जाएगा। और उसका दर भी बताया गया होगा पिछले चैप्टर में कि 165 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड ताप कम हो जाता है। तो इस तरह जो है ऊंचाई के साथ साथ ताप का ह्रास होता है। तो समुद्र तल से ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करती है। पर्वतों की दिशा, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन। पर्वतों की दिशा का हवाओं पर प्रभाव पड़ता है। हवाएं समताप एवं वृष्टि को प्रभावित करती हैं। पर्वतों की दिशा का हवाओं पर प्रभाव पड़ता है। हवाएं तापमान एवं वृष्टि को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार पर्वतों की दिशा तापमान को प्रभावित कर जलवायु को भी प्रभावित करती हैं। हिमालय पर्वत शीत ऋतु में मध्य एशिया की ओर से आने वाली शीत हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। अतः भारत में तापमान शीत में अधिक नहीं गिर पाते हैं। हिमालय एवं पश्चिमी घाट के कारण ही भारत आर्द्र जलवायु वाला देश बना हुआ है। यानी पर्वत जो होते हैं वो मानसूनी हवाओं को रोक कर बारिश भी कराते हैं। तो और उस बारिश का लाभ भारत को मिलता है हिमालय की उपस्थिति के कारण, अराकानियोमा तेनासरीम पर्वतों के कारण, पश्चिमी घाट पर्वत के कारण देश में मानसूनी हवाएं रुक करके वर्षा करती हैं। तो इस तरह पर्वत की दिशा भी जो है जलवायु को प्रभावित करता है। समुद्री प्रभाव, सी इफेक्ट, ये भी एक प्रभाव है जलवायु को प्रभावित करने वाला। यदि कोई क्षेत्र समुद्र के निकट है और कोई क्षेत्र समुद्र से दूर है तो इसका प्रभाव जलवायु पर स्पष्ट देखा जा सकता है। समुद्र की निकटता और दूरी जलवायु को प्रभावित करती हैं। जो स्थान समुद्र के निकट होते हैं उनकी जलवायु सम रहती है तथा जो स्थान दूर होते हैं वहाँ तापमान विषम पाए जाते हैं। सागरीय धाराएं भी निकटवर्ती स्थानीय भागों को प्रभावित करती हैं। ठंडी धाराओं के निकट के क्षेत्र अधिक ठंडे और गर्म जलधारा के निकटवर्ती तट उष्ण रहते हैं। अतः समुद्रों का प्रभाव जलवायु को विशेष प्रभावित करता है। अब इसका कहना है समुद्री प्रभाव भी किसी स्थान या देश के जलवायु को प्रभावित करता है। अगर वो स्थान समुद्र तट के समीप है, पास है, तो वहाँ जो तापांतर होता है, दैनिक तापांतर, मासिक तापांतर, वार्षिक तापांतर, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। लेकिन समुद्र से दूर स्थित स्थान की जलवायु में ये देखा गया है कि उसका जो तापांतर होता है, चाहे दैनिक हो, चाहे मासिक हो या वार्षिक तापांतर हो, उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। उसके साथ यह है कि समुद्र का प्रभाव
स्थल घर पर कम पहुंचता है, तो वो सूर्य की किरणों के अनुसार ठंडा और गर्म होता है। जबकि समुद्र के निकट वाले क्षेत्रों में समुद्री प्रभाव के कारण जलवायु दूर स्थित स्थानों से भिन्न होती है, क्योंकि समुद्र में चलने वाली ठंडी धाराएं अपने तटवर्ती क्षेत्र को ठंडा कर देती हैं और गर्म जल धाराएं तटवर्ती क्षेत्र को गर्म कर देती हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी यूरोप का जो तट है वो गल्फ स्ट्रीम की उत्तरी शाखा से प्रभावित होता है। ठंडी के मौसम में भी वहाँ तापमान अधिक गिरने नहीं देता है, इसीलिए इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है। और कनाडा से चलने वाली लेब्राडोर की ठंडी धारा गल्फ स्ट्रीम की धारा से जहाँ मिलती है, वहाँ का मौसम को कुहरे नुमा बना देती है और वहाँ पर तमाम प्लैंकटन घासें उग जाती हैं और मछली का उत्पादन उस तट पर अधिक होता है। तो इस तरह जो है समुद्र का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। अगला है पवनों की दिशा, विंड डायरेक्शन। पवनों की दिशा जलवायु को प्रभावित करती है। ठंडे स्थानों की ओर से आने वाली हवाएं ठंडी होती हैं तथा तापमान को घटा देती हैं। इस प्रकार हवाएं जलवायु को प्रभावित करती हैं और गर्म हवाएं आकर के आती हैं तो क्षेत्र को गर्म कर देती हैं। तो आपने देखा होगा जो स्थानीय पवनें हैं उनके कारण हर देश की एक विशिष्ट जलवायु बना देती हैं। भारत में मई जून के महीने में चलने वाली पछुआ हवा, जिसको लू के नाम से जानते हैं, वो भारत के तापमान को बढ़ा देती हैं। उत्तर भारत में खासकर तापमान को बढ़ा देती हैं। इसी तरह चिनूक, फान, सिरको आदि जो स्थानीय पवनें हैं, जिनकी प्रकृति ठंडी या गर्म होती है, उसके अनुसार से उस स्थान की जलवायु प्रभावित होती है। तो इस तरह पवनों की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करती है। पवनों की दिशा और पवनों के जो ठंडे या गर्म प्रकृति है, इससे जलवायु प्रभावित होती है। अब देखिए कोपेन जलवायु वर्गीकरण, कोपेन महोदय द्वारा किया गया जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला सबसे अधिक प्रयोगनीय मौसम वर्गीकरण है, यानी जो कोपेन जी का जलवायु वर्गीकरण है वो अधिक प्रयोगी मौसम वर्गीकरण है। इसका विकास जर्मन मौसम वेत्ता व्लादिमीर कोपेन ने
1900 ईस्वी में किया था। इसके बाद उन्होंने इसमें 1918 और 1936 में बहुत से बदलाव किए थे। इस वर्गीकरण का आधार यह तथ्य है कि स्थानीय वनस्पति ही मौसम की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। अतएव मौसम के क्षेत्रों की सीमाएं वनस्पत क्षेत्रों को ध्यान में रखकर की गई हैं। यह औसत वार्षिक एवं मासिक तापमान एवं वर्षा एवं वर्षाकाल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इन्होंने अपने वर्गीकरण में तापमान और वर्षा को प्रमुख आधार बनाया है। तो इसमें दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि एक तो कोपेन महोदय ने ये माना है कि किसी भी स्थान के जो जलवायु है, जो मौसम है, वो उसकी अभिव्यक्ति वहाँ की वनस्पतियाँ कर देती हैं। वहाँ की वनस्पतियाँ देखने पर वहाँ के जलवायु का वर्णन कर देती हैं। और इन्होंने जो अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसमें औसत तापमान और औसत वर्षा को ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया है। अब देखिए किस तरह इसका वितरण है और कैसे इन्होंने वर्गीकरण किया। सबसे पहले तो कोपेन महोदय ने पूरे विश्व की जलवायु को 4 मुख्य भागों में बांटा और उसे ABCDE नाम दे दिया। कोपेन के अनुसार ए प्रकार की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है, बी प्रकार की जलवायु शुष्क जलवायु है, सी प्रकार की जलवायु शीतोष्ण है, डी प्रकार की जो जलवायु है महाद्वीपीय या शीतल हिमवन, महाद्वीपीय जलवायु कहिए या शीतल हिमवन क्षेत्र। और जो चौथा प्रकार है ई, उसे ध्रुवीय जलवायु का नाम दिया। इनमें 4 तापमान के आधार पर जबकि 1 वर्षण के आधार पर है। अब देखिए इन जो बड़े अक्षर हैं इनमें A, C, D और E, ये आर्द्र जलवायु को और B शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। इन समूहों को आगे इनके तापक्रम और वर्षा के मौसमी विशेषता के आधार पर कई उप प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिन्हें अंग्रेजी के छोटे अक्षर F, M, W और S से इंगित किया जाता है। इसमें F शुष्क मौसम के न होने को, यानी मौसम शुष्क नहीं हो, इसमें F शुष्क मौसम के न होने को, M मानसूनी जलवायु को, W शुष्क शीत ऋतु को और S शुष्क ग्रीष्म ऋतु को दर्शाता है। अब इतना ध्यान रख लिए होंगे कि इसे 4 वर्गों में मुख्यतः बांटा गया, A, B, C, D, और फिर इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर F, M, W और S को जोड़कर इंगित किया गया, जिसमें F जो है शुष्क मौसम न होने को
यानी आर्द्र मौसम होगा, शुष्क मौसम न हो। यम मानसूनी को, डब्लू शुष्क शीत ऋतु को और यस जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु को दर्शाता है। छोटे अक्षर ए बी सी और डी ताप की उग्रता वाले भाग को दर्शाते हैं। अब देखिए ये जो ए बी सी डी बड़े अक्षर मुख्य भाग, उसके साथ जो है शुष्क और आर्द्रता के अनुसार इसे एफ एम डब्लू एस में बांटा गया और तापमान की उग्रता के अनुसार इसे ए बी सी डी में बांटा गया है। अब बी प्रकार की जलवायु देख लीजिए। ए सी डी और ई तो आर्द्र प्रकार की जलवायु है, बी आपकी शुष्क प्रकार की जलवायु है। और बी समूह की जलवायु के उप विभाजन करने हेतु स्टेपी यानी अर्ध शुष्क को यस, कैपिटल यस, वहाँ स्मॉल यस है, यहाँ कैपिटल यस, और मरुस्थल को कैपिटल डब्लू से दर्शाया गया है। जलवायु को नीचे दिए गए सारणी में दिखाया गया है। अब इसको ध्यान में रखिएगा, ए बी सी डी कैपिटल, ए बी सी डी स्मॉल, एफ एम डब्लू और एस स्मॉल में क्या क्या दर्शाते हैं। अब देखो पहली प्रकार की जो जलवायु है ए जलवायु, वहाँ आप देखे हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, क्योंकि ए सी डी ये आर्द्र जलवायु हैं और बी आपकी शुष्क जलवायु है। तो ए को लिखेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। लक्षण क्या है इसके? सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। अब इसके उप विभाग कैसे किए गए हैं? ए के साथ यफ लिख दिया गया, तो वो क्या हो गया? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। और इसी ए के साथ यम लगा दिया गया स्मॉल, तो ये क्या हो गया? उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। और तीसरा है ए डब्ल्यू या ए एस। अब देखिए ए डब्ल्यू उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क सवाना। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र ए डब्ल्यू, ए एस शुष्क सवाना। अब देखिए इसके लक्षण क्या है। ए एफ में कोई शुष्क ऋतु नहीं। ए आर्द्र जलवायु है, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। एफ में आपने देखा है कि वहाँ शुष्क ऋतु होती ही नहीं है, तो ए एफ लिख दिया गया, तो कोई शुष्क जलवायु वहाँ नहीं होगी। ए एम में क्या होगा? मानसूनी जलवायु होगी, यानी जो शुष्क ऋतु है वो छोटी होगी। और ए डब्ल्यू और ए एस जाड़े की शुष्क ऋतु, यानी जाड़ा यानी ठंडी में यहाँ शुष्क जलवायु होती है। अब देखिए बी प्रकार की जलवायु। बी प्रकार की जलवायु में क्या आप जानते हैं कि ये शुष्क जलवायु है। आगे पढ़े हैं कि बी प्रकार की जलवायु क्या है? शुष्क जलवायु है। वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता, कहने का मतलब वर्षा से ज़्यादा यहाँ वाष्पीकरण हो जाता है, इसलिए यहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है। अब देखिए इसके साथ जब छोटे अक्षरों का प्रयोग होगा तो क्या होगा? आपने शुष्कता के लिए कैपिटल एस, कैपिटल डब्ल्यू का प्रयोग पीछे देख चुके हैं। तो जब
बी में यस और एच जुड़ा होगा तो उष्णकटिबंधीय स्टेपी प्रकार की जलवायु होगी। बी एस एच, एच स्मॉल। और इसका जो लक्षण होगा या विशेषता होगी वो होगा निम्न अक्षांशी शुष्क और अर्ध शुष्क। यानी निम्न अक्षांशों में जो शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र है उसे स्टेपी कहा जाएगा। और बी के साथ जब WH लगेगा तो वो शुष्क हो जाएगा। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल यानी BWH निम्न अक्षांशी शुष्क क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और जब बी के साथ यस और के लगेगा तो क्या बनेगा? मध्य अक्षांशी स्टेपी। स्टेपी देखिए ऊपर भी है, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी। जब बी यस के साथ यच लगेगा, लेकिन अगर बी यस के साथ के लगता है तो वो मध्य अक्षांशी स्टेपी प्रकार की जलवायु होगी। और अगर डब्लू के साथ के लगेगा तो मध्य अक्षांशी मरुस्थल बन जाएगा। तो के का यहाँ जो अर्थ होगा मध्य अक्षांशी होगा और यच का जो अर्थ होगा वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु से का संकेत है। तो BSH उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी, BWH उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल और BSK मध्य अक्षांशी स्टेपी और BWK मध्य अक्षांशी मरुस्थल। इसके लक्षण क्या होंगे? उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी के निम्न अक्षांशी शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल मतलब निम्न अक्षांशी शुष्क क्षेत्र। मध्य अक्षांशी स्टेपी मतलब मध्य अक्षांशी शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्र। और मध्य अक्षांशी मरुस्थल का मतलब मध्य अक्षांशी शुष्क क्षेत्र इसके अंतर्गत आएंगे। अब देखिए सी प्रकार की जलवायु। सी प्रकार की जलवायु होती है सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। मध्य अक्षांशी जलवायु ये होती है। तो कहने का मतलब ये ए के समान है, परंतु यहाँ का तापमान जो है ए प्रकार की जलवायु से नीचे यानी 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। अब देखिए सी में कौन कौन से छोटे अक्षर का प्रयोग किया जाता है। सी में सबसे पहले एफ और ए का प्रयोग किया गया। सी का मतलब उष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशी जलवायु। एफ का मतलब होता है आर्द्रता मतलब शुष्कता। बिल्कुल ये एकदम से शुष्क मौसम वहाँ नहीं होता, कुछ न कुछ आर्द्रता होती है। अब जब CFA लिखा जाएगा तो उसे कहा जाएगा अर्ध कटिबंधीय जलवायु। और जब सी के साथ यस और ये का प्रयोग होगा तो वो होगा भूमध्य सागरीय जलवायु। CSA भूमध्य सागरीय जलवायु। और जब सी के साथ एफ और बी प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ महासागरीय जलवायु होगी। और अगर डी के साथ एफ प्रयोग होगा तो अर्ध महाद्वीपीय जलवायु होगी। और डी के साथ अगर डब्लू का प्रयोग किया जाएगा तो वो उपध्रुवीय जलवायु कहलाएगी। तो इसमें सी डी दोनों दिए हैं। तो सी के साथ एफ ए, सी के साथ एस ए और सी के साथ
CFB यानी महासागरीय जलवायु। सी को 3 कैटेगरी उपभागों में बांटा गया, CFA, CSA, CFB यानी अर्ध कटिबंधीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु, महासागरीय जलवायु। और डी का 2 है भाग, एक DF अर्ध महाद्वीपीय जलवायु और DW उपध्रुवीय जलवायु। CFA मध्य अक्षांशीय शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र है। भूमध्य सागरीय जलवायु यानी CSA शुष्क गर्म ग्रीष्म है। और महासागरीय जलवायु का कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोष्ण और शीतल ग्रीष्म। DF जो है कोई शुष्क ऋतु नहीं, F का मतलब शुष्क ऋतु नहीं होती, और भीषण सर्दी। और जो DW है सर्दी शुष्क एवं भीषण होती है। तो ये आपने देखा। अब ई प्रकार की जलवायु जो होती है यानी जिसमें टुंड्रा और टैगा प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसके 2 भाग हैं, जिसमें तापमान सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। वहाँ ई ध्रुवीय शीत जलवायु में। अब इस शीत ध्रुवीय जलवायु को 2 भागों में बांटा गया, एक तो टुंड्रा में और एक हिमटोप लिखा है, जो हमेशा हिम से आच्छादित रहता है। तो टुंड्रा को ET यानी कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं, और जो EF है यानी हिमटोप जलवायु जिसे कहते हैं, वहाँ सदैव बर्फ जमी रहती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कोपन महोदय ने पूरे विश्व की जलवायु को किस तरह विभाजित किया। अब आप इसके वितरण को देखने के लिए इस मैप पर ध्यान देंगे तो जो देखिए ये जो ये ब्लू कलर का जो है, गहरा ब्लू कलर जो है, वो AF प्रकार की जलवायु को दर्शाता है। और विश्व मानचित्र पर आप देख लीजिए तो हिंद महासागर में जो द्वीप समूह हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड आदि देश हैं, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में जो द्वीप है, इन सब पे इसका वितरण है। और उससे हल्का जो ब्लू है वो AM है, वो मानसूनी प्रकार की जलवायु है। उससे हल्का AW है, और जो है ऑरेंज कलर, गहरा ऑरेंज कलर जो है BWH है। तो इस प्रकार यहाँ कलर के सामने उस प्रकार की जलवायु को लिखा गया है। अब इसको जो है आप विश्व के मानचित्र पर भरकर इस जलवायु के वितरण को आप भली भांति समझ सकते हैं। तो आज जो है विश्व की जलवायु नामक चैप्टर आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो में इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को बताएंगे। तब तक इसका अध्ययन करें और नोट्स बनाएं।